Morning everyone. Today we will read about the next topic Charter Acts. Okay. देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे, गवर्नर थे, उनके करप्शन को रोकने के लिए और अपने हाथों में सारा ट्रेडिंग का जो भी काम था उसे लेने के लिए कुछ न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस किए, कुछ नए एक्ट पास किए। जैसा कि हमने फर्स्ट एक्ट रीड किया था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में पास किया गया था। अब उसमें कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट भी एक इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अलावा कुछ अनदर एक्ट्स न्यू इंट्रोड्यूस किए गए, उन्हीं के बारे में अब हम यहाँ रीड करने वाले हैं। The various charter acts were also directed at the curbing the power of the company. कंपनी की पावर को लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत से चार्टर एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किए थे। उनमें से था चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, ये चार्टर एक्ट 13 जो है 1813 abolish the company's monopoly of Indian trade and open trade gates for all British person। देखिए, जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के लिए आई थी तो सिर्फ एक अकेली यही कंपनी थी ब्रिटेन से आने वाली, ठीक है, जिसको ब्रिटेन की जो क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उसने परमिशन दी थी एक चार्टर के थ्रू कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और ब्रिटिश जो है इंडिया के साथ अलग से ट्रेडिंग नहीं कर सकता। सिर्फ उस ईस्ट इंडिया कंपनी को ही उस चार्टर एक्ट के थ्रू परमिशन दी गई थी। लेकिन अब 1813 में एक नया चार्टर एक्ट पास किया गया और जो पहले से कंपनी को पावर दी हुई थी इंडियन ट्रेड की पर, मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक अधिकार मिला हुआ था इंडियन ट्रेड पर, इंडिया के साथ ट्रेडिंग का, अब वो उसे ख़त्म कर दिया गया। अब इस कंपनी के साथ साथ कोई भी ब्रिटिश पर्सन जो है इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता था, व्यापार कर सकता था। ठीक है, उसके बाद न्यू एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज सेंट्रलाइज्ड। अब जो इस एक्ट के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था, ठीक है, तो कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था उसे सेंट्रलाइज कर दिया गया। ओके, द एक्ट ऑफ 1786 ब्रॉट अबाउट चेंजेस विच गेव द गवर्नर जनरल द राइट टू ओवर रूल हिज काउंसिल। 1786 जो एक्ट पास किया गया, वो एक्ट गवर्नर जनरल को ये राइट देता था कि वो अपने उसकी जो भी काउंसिल है उसको वो अपने अकॉर्डिंग रन कर सकता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पर जो भी प्रशासन से संबंधित कार्य थे उसे 4 एजेंसी होल्ड करती थी। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था, मतलब प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य था, वो 4 एजेंसी मिलकर, जो 4 ये एजेंसी थी मिलकर करती थी। ठीक है, फर्स्ट एजेंसी थी सिविल सर्विस, ठीक है, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क जो थे उन्हें होल्ड करती थी। ठीक है, सिविल सर्विस के अंदर जो भी गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं जितनी भी, वो सभी हायर पोस्ट हो गई, ये सभी सिविल सर्विसेज के अंदर आती थी। द आर्मी टू प्रोटेक्ट, उसके अलावा सेकंड थी आर्मी। आर्मी का काम था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर जो भी टेरिटरीज अपने अंडर कंट्रोल की हुई हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करना। उसके अलावा पुलिस थी। ठीक है, पुलिस का काम था कंट्री के अंदर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखना, कानून को बनाए रखना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। उसके अलावा चौथी एजेंसी थी जुडिशरी। जुडिशरी का काम था लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना।
ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सिविल सर्विस। In 1793, Lord Cornwallis started the civil service in India as the Indian civil service to administer the company's territories effectively. लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने 1793 में ये सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम है, ये सिविल सर्विस की जो पोस्ट है इंडिया के अंदर, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इन्होंने सिविल सर्विस को 1793 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये क्यों किया था? ताकि कंपनी के अंडर जो भी टेरिटरीज़ है उन पर अच्छे से रूल किया जा सके, उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड जो वर्क है उसको अच्छे से इफ़ेक्टिवली किया जा सके। ही इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर द ऑफिशियल्स। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने जो कंपनी के अंदर इन सिविल सर्विसेज के लिए जो ऑफिसर्स थे उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बनाए, ठीक है। और उनकी सैलरीज़ को भी इंक्रीज़ किया ताकि करप्शन जो था उसे रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बनाए, ठीक है, और सैलरीज़ बढ़ा दी ताकि करप्शन, मतलब जो भ्रष्टाचारी घूसखोरी जो चलती थी वो उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। एंड लिंक देयर प्रमोशंस टू सीनियरिटी। इसके साथ साथ करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो प्रमोशंस थी सीनियर पोस्ट के लिए वो भी स्टार्ट कर दी गई। 1801 में जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने फोर्ट विलियम प्लेस पर एक कॉलेज सेटअप किया, ठीक है, ताकि इस कॉलेज के अंदर जो यंग रिक्रूट्स थी इस जॉब के लिए उनको एजुकेट किया जाता था वहाँ। टिल 1853 सिविल सर्वेंट्स वर नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर्स। टिल मतलब जो 1853 था, इस टाइम पीरियड तक सिविल सर्वेंट जो थे उन्हें कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो नॉमिनेट करते थे, ठीक है। मतलब 1793 में सिविल सर्विस को स्टार्ट किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू, ठीक है, ताकि जो कंपनी की इंडिया के अंदर टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर अच्छे से इफ़ेक्टिवली स्मूथली रन किया जा सके। लेकिन 1853 तक तो ये जो ऑफिसर्स थे सिविल सर्विसेज के ये नॉमिनेट किए जाते थे डायरेक्टर्स के थ्रू, बट देयर आफ्टर फॉर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट, लेकिन बाद में जो कोई भी सिविल सर्वेंट बनना चाहता था, ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट मतलब जो भी उस पद को सिविल सर्विस के अंदर जो भी इस पद को प्राप्त करना चाहता था उसे रिटन एग्ज़ाम फेस करना पड़ता था, ठीक है। सिविल सर्विस के लिए एक रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होता था। एज फार एज इंडियंस वर कंसर्न they were permitted to take the examination only after 1858। इंडियन के पर्सपेक्टिव से कंसर्न से देखें तो इंडियंस जो हैं उन्हें ये एग्ज़ाम देने की परमिशन जो है सिर्फ 1858 के बाद दी गई, ठीक है। ऑल्दो द इंडियंस वर अलाउड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, हालांकि इंडियंस को एग्ज़ाम देने की परमिशन दे दी गई, लेकिन इंडियंस के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न्स थे। वो रीज़न्स कौन कौन से थे? फर्स्ट रीज़न था कि जो भी सिविल सर्विस का इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देता था, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस का जो भी एग्ज़ाम था ये लंदन में लिया जाता था और इसके लिए उस कैंडिडेट को लंदन जाना होता था। अब इसकी ट्रैवल कॉस्ट की वजह से, मतलब अब इसके जाने के लिए ख़र्चा भी बहुत लगता था, तो कुछ इंडियंस ही इस खर्चे को अफोर्ड कर पाते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बहुत कम इंडियंस इस एग्ज़ाम को दे पाते थे। सेकंड रीज़न था इस एग्ज़ाम का जो मीडियम था वो इंग्लिश लैंग्वेज था। उस टाइम पीरियड तक इंग्लिश जो है एक फॉरेनर लैंग्वेज मानी जाती थी, ठीक है।
जिसकी वजह से बहुत कम इंडियंस को ये लैंग्वेज आती थी। कुछ सेकंड रीज़न ये भी रहा। थर्ड रीज़न, जो अपर एज लिमिट होती है इस एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही कम रखी गई थी, जिसकी वजह से ओवर एज होने की वजह से भी इंडियंस एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे। तो ये 3 रीज़न थे। द इंडियंस वर एंटाइटल्ड टू द सबऑर्डिनेट पोस्ट आफ्टर 1858। इंडियंस जो थे उन्हें सबऑर्डिनेट की जो पोस्ट हैं वो 1858 के बाद दी गई। द ईस्ट इंडिया कॉलेज वाज सेटअप। ईस्ट इंडिया कॉलेज सेटअप किया गया हेलीब्यूरी, इंग्लैंड के अंदर हेलीब्यूरी प्लेस है, वहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कॉलेज स्टार्ट किया गया। इस कॉलेज के अंदर सिविल सर्वेंट जो थे उन्हें एजुकेट किया जाता था, उन्हें इंडिया से रिलेटेड उनका इंडिया का जो कस्टम, लैंग्वेज या इंडिया के अंदर कैसे वो गवर्नेंस किस तरह से वर्क कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, ये सभी एजुकेशन ट्रेनिंग जो है इस ईस्ट इंडिया कॉलेज में दी जाती थी, जो कि इंग्लैंड में हेलीब्यूरी प्लेस पर ओपन किया गया था। अब देखें सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर किया था, पास किया था। ठीक है। ही वेंट टू ब्रिटेन टू टेक द एग्ज़ाम एंड वॉज सिलेक्टेड इन जून 1863। ये ब्रिटेन में ये एग्ज़ाम देने के लिए गए सिविल सर्विस वाला, और यहाँ पर जून 1863 में इनका सिलेक्शन हो गया और इन्होंने अपनी जो भी ट्रेनिंग थी, ठीक है, वो सभी कंप्लीट की और इंडिया में वो नवंबर 1864 में दोबारा वापस आ गए। और इनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई इंडिया के अंदर वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आर्मी। द ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वायर्ड अ रेगुलर आर्मी टू प्रोटेक्ट इट्स इंडियन ट्रेड सेटलमेंट्स फ्रॉम अग्रेसिव लोकल रूलर्स एंड राइवल यूरोपियंस। देखिए बेटा, जैसा कि हमने देखा 4 एजेंसी मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को होल्ड करती थी ब्रिटिश टाइम पीरियड पर। फर्स्ट तो सिविल सर्वेंट से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो जॉब्स थी, ठीक है, वो आती थी। उसके बाद सेकंड आती थी आर्मी। आर्मी की इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों आवश्यकता थी? ताकि वो अपने जहाँ भी उसने ट्रेड इंडिया के साथ वो ट्रेड कर रही थी और उसने अपनी सेटलमेंट्स बनाई हुई थी रहने के लिए, अपने उन्होंने प्लेस बनाए हुए थे, उन सभी को वो प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट कर सके? जो लोकल रूलर थे, जो कि अग्रेसिव थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो लोकल रूलर भड़के हुए थे, या कोई भी राइवल अनदर यूरोपियन कंपनीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपटीशन में खड़ी हुई थी। फ्रेंच हो गई, जैसे डच, पोर्तुगीज़, अनदर जो भी ट्रेडिंग कंपनीज यहाँ आई थी जो उनके कंपटीशन में खड़ी हुई थी, उन सभी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्मी की नीड पड़ी। इन 1748 द कंपनी फोर्सेस एट मद्रास वर अंडर द कमांड ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड ब्रिटिश ऑफिसर नेम स्ट्रिंगल लॉरेंस। 1748 में जो कंपनी थी, उसने कंपनी की जो फोर्स है वो मद्रास प्लेस पर ब्रिटिश ऑफिसर स्ट्रिंगल लॉरेंस के अंडर कंट्रोल में तैयार की गई। ही वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन इंडियन सोल्जर्स। ये इंडियन सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्ट्रिंगल लॉरेंस को दी गई। ठीक है। और इंडियन सोल्जर्स को सिपोय कॉल किया गया था। He laid the foundation of an army which grew into the regular Madras Army in the next decade. स्ट्रिंगल लॉरेंस जो थे उन्होंने आर्मी की फाउंडेशन की मद्रास में, ठीक है, जो नेक्स्ट डिकेड तक मद्रास में रेगुलर आर्मी वर्क करती रही। हावेवर द इंडियन सोल्जर्स कुड नॉट राइज बियॉन्ड द लेवल ऑफ सूबेदार। हालांकि इंडियन सोल्जर्स को तो इसमें इंक्लूड किया गया था, लेकिन इंडियन सोल्जर्स को सूबेदार से बड़ी पोस्ट पर कभी नहीं अपॉइंट किया गया। मतलब सूबेदार तक ही इंडियन सोल्जर्स को रखा जाता था, उससे ऊपर वाली जो भी पोस्ट होती थी वो ब्रिटिश पर्सन्स की ही होती थी।
वर्किंग ऑन द सेम लाइन बॉम्बे एंड कैलकाटा टू ट्रेन देयर सेपरेट आर्मीज। सेम इसी तरह से बॉम्बे और कैलकाटा जो हैं यहाँ पर भी अपनी सेपरेट अलग से आर्मी कंपनी ने सेटअप की। लेटर ऑल द थ्री आर्मीज वर यूनाइटेड टू फॉर्म द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। बाद में तीनों मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा तीनों आर्मी जो हैं एक साथ मिलकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाती हैं। ओके।